अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम फटीक पे बात कर रहे थे। हमने एक दो सेशंस किए हैं फटीक पे। काफ़ी डिटेल से हमने उसकी चीज़ों को देखा था। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमने देखा था कि ये फटीक बेसिकली होती क्या है। फिर फटीक के मोड्स देखे थे। फटीक मोड्स आपको याद होगा सबसे पहले फटीक मोड्स में ना, ये स्टेजेस ऑफ फटीक फेलियर या फटीक के जो मोड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेज आती है क्रैक की फॉर्मेशन की। क्रैक की फॉर्मेशन किसी भी वजह से हो सकती है, ठीक है। कोई भी एक जो सरफेस का डिफेक्ट है, कोई एक माइनर सा स्क्रैच है, वहाँ से क्रैक प्रोपेगेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्रैक फॉर्मेशन है, फिर क्रैक ग्रोथ है या क्रैक प्रोपेगेशन बोलते हैं उसे अक्सर, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रैक्चर वो फेलियर की तरफ जाता है। ये थ्री जनरल स्टेजेस हैं, ठीक है। थ्री मोड्स हैं फटीक के। सॉरी, फटीक की जो स्टेजेस हैं ना, ये वो हैं बेसिकली। मोड्स ना इतना अच्छा नहीं है। अच्छा खैर, इसके बाद हम चलें तो एंड्योरेंस लिमिट पे को हमने देखा था कि एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है। कि ऐसी साइक्लिक लोडिंग का साइक्लिक लोडिंग में स्ट्रेस का वो एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जहाँ से हमारे कंपोनेंट की लाइफ जो है वो अनलिमिटेड स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यानी कि फटीक का अफेक्ट नहीं रहता, क्योंकि फटीक आपको पता है यील्ड स्ट्रेंथ और उस जो यील्ड स्ट्रेंथ और जो मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ना, ठीक है, ये जो दो पॉइंट्स हैं इनसे काफ़ी देर पहले स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो हो सकता है कि हम सिर्फ इतनी स्ट्रेस लगाएं, लेकिन अगर ये टेंसाइल या वो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो या कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस है, तो उस केस में तो ये शायद सेफ रहेगी, यील्ड पॉइंट भी नहीं आएगा और अल्टीमेट पॉइंट भी नहीं आएगा। लेकिन ये साइक्लिक लोडिंग में फ़ेल हो सकती है, ठीक है। वो साइक्लिक लोडिंग में ऐसा होगा कि 5 साइकिल्स के बाद, 10 साइकिल्स के बाद, 15 साइकिल्स के बाद ये फेल हो सकती है। हम काफ़ी डिटेल से इस पर बातें की हुई हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि हम इसकी एंड्योरेंस लिमिट हमने डिफ़ाइन की थी कि एक ख़ास पॉइंट आता है जहाँ पर आकर वो बेसिकली जो उसका ये स्ट्रेस एस एन कर्व में हमने बात की थी। एस और एन की जो कर्व थी, इसमें बेसिकली मटेरियल की एक खास लिमिट आती है जहाँ पर आकर ये लाइन स्ट्रेट हो जाती है। ये एक तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स को अप्रोच कर रही होती है। तो इसको सिग्मा ई या एंड्योरेंस लिमिट के तौर पे या फटीग लिमिट के तौर पे हम जानते हैं, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम बात की थी एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है। तो बेसिकली हमें सेफ बनाना होता है, तो एंड्योरेंस लिमिट के अंदर अंदर चीज़ों एंड्योरेंस लिमिट तक डिज़ाइन करें या एंड्योरेंस लिमिट से थोड़ा सा नीचे करें या एंड्योरेंस लिमिट से थोड़ा सा ऊपर करें। उसके लिए ये हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ये 3 तरह के मॉडल्स हमारे पास आते हैं, डिज़ाइन मॉडल्स। एक हम जिसमें सबसे पहले हमने तो उसमें सबसे पहले हमने बात की थी गुडमैन थ्योरी। फिर हमने सोडबर्ग थ्योरी पे बात की थी। फिर हमने उस तीसरी जो एक कर्वीलिनियर पाथ में आती है, बर्गर बेजर, ये मेरे ख्याल से इसका नाम मेरे ये सबसे पहले जो है ना गुडमैन थ्योरी थी। फिर उसके बाद सोडरबर्ग थ्योरी थी। फिर गैरबर्ग थ्योरी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि इन ये 3 तरह के मॉडल्स हैं जिनके तहत जो है हम बेसिकली डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि कितनी वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल की हम सेलेक्ट करें, ठीक है। आज मैं आपको इससे आगे इन 3 थ्योरी से आगे, मैंने लास्ट टाइम जैसे आपको कहा था कि एक एग्जांपल हम करेंगे, ठीक है। तो मैं एनालिटिकल एग्जांपल की बजाय मैं एक सिमुलेटेड एग्जांपल आज आपको एक करवाता हूँ, जिससे काफ़ी हद तक आपको फटीग की चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। और एक बड़ी ज़रूरी चीज़ जो कि हमारे अगले कोर्स में काम आएगी, जो कि इस कोर्स में भी होनी चाहिए थी वैसे, लेकिन हमने वो लास्ट पे मैंने आपको बोला था कि
हम एक प्रोजेक्ट करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर के बेस पे करेंगे, लेकिन वो अब तो हालात इस तरह के हैं कि हम उस तरह सॉफ्टवेयर नहीं सीख सकेंगे अभी। तो मशीन डिज़ाइन जो कोर्स हमारा आएगा ना, उस वो बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस ही होता है। तो जितनी भी थ्योरीज हमने, जितनी भी एनालिटिकल कैलकुलेशंस पढ़ी हुई हैं, वो मशीन डिज़ाइन में हम ना सॉफ्टवेयर्स के ऊपर वो लगा कर वो फार्मूले वगैरह सारा कुछ फोर्सेस लगाएंगे, उसके ऊपर बाउंड्री कंडीशंस यानी कि फ़िक्स कहाँ से करना है सारी चीज़ें, मटेरियल डिफाइन करेंगे। तो सॉफ्टवेयर को कहेंगे आप कैलकुलेट करके बताओ, ये गुडमैन थ्योरी लगा लो, सोलबर्ग लगा लो, या गेर्बर थ्योरी लगा लो, मतलब फटीक की हमें लाइफ बताओ, ये कंपोनेंट कितनी देर तक जो है ना वो सही रहेगा, कितनी देर बाद फेलियर होगा, और होगा तो जिस वक्त होगा उस वक्त इसमें स्ट्रेस कितनी होगी। तो इस ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनिमेटेड सॉफ्टवेयर्स जो हैं, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स, उनके ज़रिए हमें मिल जाती हैं। आपने नाम, आपको मैंने पहले भी बताया, वैसे भी आपने सुना होगा, एनसिस जैसे सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसी तरह पैकस सॉफ्टवेयर है, कैटिया सॉफ्टवेयर है, और बहुत सारे एनालिसिस के सॉफ्टवेयर हैं। इसी तरह आपने मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर्स के काफ़ी नाम सुने होंगे, ठीक है, सॉलिड एज, प्रोई, ठीक है, और भी काफ़ी ये मॉडलिंग के टूल्स हैं। मॉडलिंग और सिमुलेशन, ये दो अलहदा एनालिसिस, मॉडलिंग और एनालिसिस दोनों मिलके जो है ना ओवरऑल हमारा बेसिकली डिज़ाइन की चीज़ें, मतलब डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले मॉडलिंग स्टेज होती है, फिर एनालिसिस होता है, उसके बाद रिज़ल्ट्स पे डिस्कशन, और रिज़ल्ट्स पे डिस्कशन के बाद एक आपने चीज़ को प्रपोज करना होता है। ये सारी चीज़ प्रपोज और रिकमेंडेशन के बाद तक, आखिर तक जो होता है ना रिकमेंडेशंस तक, ठीक है, तो वहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। और फिर जब डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है चीज़ों की, ठीक है। तो हम अपनी उसी डिज़ाइन स्टेज में बेसिकली मॉडलिंग को ज़रा बाईपास करते हुए जो एनालिसिस है, एक कोई कंपोनेंट लेंगे आज, ठीक है, उसको एक सॉफ्टवेयर के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ फोर्सेस लगाकर, और सॉफ्टवेयर को बताएंगे कि इसका ये मटेरियल है, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि वो हमें कितनी लाइफ बताता है, मतलब फटीक के रिजल्ट्स को चेक करेंगे। उससे पहले एक मेरे पास छोटी सी वीडियो है जिससे हमारा पिछले जो सेशंस हुए हैं ना फटीक के बारे में, वो भी ज़रा रिवाइज हो जाएंगे जल्दी से। 5 से 6 मिनट की छोटी सी वीडियो है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, वो भी चीज़ें कवर हो जाएंगी, और आगे की चीज़ भी थोड़ी सी ना हेल्प आउट हो जाएगी। फिर हम डायरेक्टली अपने उस एग्जांपल, सिमुलेशन एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ, इसको ज़रा देख लें, जहाँ पे नेसेसरी मुझे लगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, मैं बीच में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ अभी आपको। Consider this mechanical parts. Even if you design them well satisfying mechanical strength criteria, it may fail due to a phenomenon called fatigue. Historically, many design disasters have happened by neglecting effect of fatigue factor. To understand what is fatigue, let's consider this metal wire. You have to break it. So how will you break it? Will you pull it from both ends, or will you do this where you bend the wire upward and downward repetitively? Your answer is obviously the second option, because this method requires less effort compared to the first case. This is a well-known example of fatigue failure. So how does material fail due to fatigue? To get answer for this question, let us have a close look at stress variation in wire cross-section. When you bend it downwards, bending stress is induced in the wire. It will be tension at top area, and compression at bottom area. When wire is at equilibrium, there will not be any stress on wire cross-section. When wire is bending upwards, there will be compression at top and tension at bottom.
So if you trace stress induced at a point with respect to time, it will vary like this. As a fluctuating stress with time. उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। पहले भी हमने बात की थी एक दफ़ा, मतलब ये पिछले सेकंड हाफ सेशन में, कि जब किसी चीज़ को बेंड करते हैं तो उसकी एक साइड की जो सरफेस है ना, वहाँ सेंटर से लेके उस सरफेस तक टेंशन हो जाती है, और दूसरी साइड की सरफेस तक जो है ना कंप्रेशन की तरह के आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें तो आपको याद होगा, मैंने आपको ना एक एग्जांपल दी थी। अगर लेट्स सपोज हमारे पास तो हमारे लेट्स सपोज हमारे पास एक कोई बार है, ठीक है, उसको हम सॉरी बेंड करते हैं अगर, ठीक है, तो ये बेसिकली बार कुछ इस तरह बेंड अगर होती है, तो हमने ये बात की थी कि इसकी ये जो अपर सरफेस है ना, अपर वाली सरफेस, ठीक है, ये वाली सरफेस में बकायदा हमें कंप्रेशन फोर्सेस मिलती हैं, ठीक है, और ये फोर्स इस सरफेस में टेंशन फोर्सेस हमें मिलती हैं, ठीक है, और ये ट्रेंड दरमियान में न्यूट्रल एक्सिस तक मूव करता है, ठीक है, और ये न्यूट्रल एक्सिस हमने आपको पता है स्टार्ट में भी काफ़ी ये बात की थी, ठीक है, तो ये सेंटर से ये बेसिकली सेंटर से आउटर लेयर तक ये ट्रेंड बढ़ता है कि यहाँ पे ज़ीरो होती है स्ट्रेस, और आउटर एज तक जो है ये ऐसा ऐसा लीनियरली बढ़ती जाती है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया, ठीक है। टेंशन लेट्स सपोज अगर ये नीचे की है तो ये नीचे वाली हमें टेंशन फोर्स लेट्स सपोज बढ़ रही है, और ये अगर ऊपर की तरफ हम जाएं तो ऊपर वाली कंप्रेसिव में सेंटर से अप की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जहन में रखें कि ये बेसिकली जो टेंशन, और एक दफ़ा इसको वायर को बेंड करेंगे तो नीचे टेंशन होगी, ऊपर कंप्रेशन होगी, फिर दूसरी डायरेक्शन में बेंड करेंगे तो ऊपर वाली में टेंशन हो जाएगी और नीचे वाली में कंप्रेशन आ जाएगी, और ये इसी तरह साइक्लिक लोडिंग जो है, ये जैसा कि आपको सिग्नल नज़र आ रहा है, ये चलता जाएगा। ये रिपीटेडली टेंशन कंप्रेशन के नतीजे में चीज़ फेल हो जाती है जल्दी, जिसको हम फटीग बोलते थे, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट उसको रिवाइज किया, बस आगे हम अपनी इस वीडियो को जो है ना कंटिन्यू करते हैं। Initially the point will have positive stress. After that zero, then negative stress. The same cycle repeats again and again. Such fluctuating stress is the root cause of fatigue failure. When such fluctuating stress acts on a material, it will initiate something called micro crack. This crack will begin to grow with fluctuating load, and over time it will cause an abrupt failure. This is why failure due to fatigue is a dangerous affair. Unlike failure due to static load, fatigue failure happens without any warning, it doesn't even make a neck, and the failure is completely unpredictable. The same phenomenon can happen for axle of this motor, where it is undergoing fluctuating stress due to gravity effect of this mass. This rail wheel, when it is contact with the track, produces a high contact stress. But when the wheel rotates, stress gets relieved. When it comes back to original position, contact stress arises again. So this also is a case of fluctuating stress.
It may fail due to fatigue if we do not design it properly. इस केस में ये जो इलेक्ट्रिकल मोटर एक दिखाई गई है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिकल मोटर में ये जो शाफ्ट एक दिखाई गई है, रेड सर्कल हमें नज़र आ रहा है, इसके साथ एक कोई वेट हैंग है, ठीक है। लेट्स सपोज एक 0 डिग्री एंगल पर इसका वेट नीचे की तरफ था, लेकिन ये जब एक ख़ास स्पीड में तेज़ी से जैसे ही और लेट्स सपोज 0 डिग्री पे ये वेट जो है ना डाउनवर्ड है, और ये शाफ्ट ये जो हमें नज़र आ रही है ये बेसिकली थोड़ी सी बेंड होगी, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये वाली शाफ्ट अगर इसको हम थोड़ा सा जूम करें तो ये बेसिकली शाफ्ट हल्की सी इस तरह कर्व में आई हुई होगी, ठीक है। तो इसकी ऊपर वाली लेयर में टेंशन होगी, ठीक है, और नीचे वाली लेयर में कंप्रेशन होगी। तो इसी तरह जैसे ये 0 डिग्री से 180 डिग्री रोटेट करेगी तो ये फ़ौरन ये वाली शाफ्ट जो है ना, अगर जैसे 0 से वो करे 180 डिग्री रोटेट हो जाएगी, तो फ़ौरन इसकी शाफ्ट जो पहले थी उससे दूसरी सिमत में अब ये बेंड हो जाएगी, ठीक है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो टेंशन वाली सरफेस थी वो रोटेट होकर कंप्रेशन में चली जाएगी, और जो कंप्रेशन वाली है वो टेंशन में चली जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जैसे जैसे साइक्लिक मतलब जैसे जैसे आरपीएम इसके बढ़ते जाएंगे या चलते जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसकी साइक्लिक लोडिंग इसके ऊपर पड़ेगी, और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो बेसिकली ये वेट डिफाइन करेगा जो इसके साथ एमजी लगा हुआ है कि इसके कितने जो स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है ना वो, और हर्ट्ज जितनी साइकिल्स आरपीएम की ये मोटर है उससे इसके साइकिल्स भी निकल आएंगे, और मैग्नीट्यूड जो स्ट्रेस का होगा वो इसके वेट से बेसिकली निकल आएगा, ठीक है। तो ये एक साइक्लिक लोडिंग के नतीजे में ये शाफ्ट फेल हो सकती है अगर इस तरह कैंटिलीवर डायरेक्शन में इसके ऊपर वेट लगा हुआ हो, ठीक है। इसी तरह इसने आगे बात की, इसी तरह आगे ना एक और एग्जांपल दी गई है इसमें कि ये एक रेलवे का बेसिकली ट्रैक दिखाया गया है, ठीक है। तो रेलवे के ट्रैक में अगर आप देखें तो जिस वक्त अगर ये लेट्स सपोज ये गाड़ी अपनी जगह पे रुकी हुई है, गाड़ी अगर अपनी जगह पे रुकी हुई है तो जहाँ पे ये हाथ रखा हुआ है तो ये पॉइंट जो होगा ये कंप्रेस हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें एक ख़ास टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आई होंगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस लोकलाइज पॉइंट के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन जैसे ही ये व्हील चलेगा 180 डिग्री, लेट्स सपोज ये पॉइंट नीचे से ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, तो इस ऊपर की तरफ ऊपर वाला नीचे आया, तो ऊपर वाला जैसे ही नीचे आएगा नीचे वाले के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगी। ऐसे ही जो पॉइंट ये इसके ऊपर आता जाएगा उसके ऊपर वेट की वजह से वो वाला हिस्सा कंप्रेस होगा, और जैसे ही वो हिस्सा इस रेल की पटरी से, ठीक है, रेल की पटरी से जैसे ही डिसंगेज होगा तो उसके ऊपर से वो कंप्रेसिव स्ट्रेस हट जाएगी, ठीक है। तो ये मुसलसल ये व्हील जो है ना बाकायदा ये फटीग में गुजरता रहेगा, ठीक है। इसीलिए व्हील्स के मटेरियल को बाकायदा आप में से अगर किसी ने रेलवे में वर्कशॉप में वो जाना हुआ है तो आपको ये अंदाज़ा होगा, मतलब मैंने विज़िट किया हुआ, मैंने बल्कि इंटर्नशिप भी की थी वहाँ पर। तो ऐसी जगह पे आप इंटर्नशिप भी किया करें, लाजमी किया करें, फैक्ट्रीज़ का विज़िट किया करें। आजकल प्रिकॉशंस है, अगर प्रिकॉशन भी मैयर लेके आप किसी फैक्ट्री का विज़िट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आजकल के आपके पास टाइम भी है, ठीक है, काफ़ी अपने आप को सेफ रहते हुए आप करें। तो वहाँ पर मैंने खुद देखा कि ये जो बाहर का आपको एक नज़र आ रहा है ना, बाहर एक रिंग अलहदा लगा हुआ है और अंदर एक मटेरियल जो है ना वो अलहदा है, ठीक है। बाहर का रिंग जो है ना वो थोड़ा सा हार्ड मटेरियल का है, और जो अंदर का मटेरियल है ना वो काफ़ी सॉफ्ट है। वो सॉफ्ट इस वजह से है ताकि वो इस फटीग
वाली लोडिंग को जो है ना वो अब्जॉर्ब कर सके, वाइब्रेशन को वो बर्दाश्त कर सके, साइक्लिक लोडिंग को बर्दाश्त कर सके। जितना हार्ड मटेरियल होता है वो फटीग में जल्दी क्रैक होता है, याद रखिएगा। जितना वो डक्टाइल होगा उतनी उसकी डैम्पिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बाहर वाला जो एक ये रिंग लगाया जाता है ना, इसको अच्छी तरह रेड हॉट किया जाता है ताकि ये फिर इसका डायमीटर थोड़ा सा, इंटरनल डायमीटर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एक्सपैंड होता है मटेरियल, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है ना वो उसको कॉल्ड जो अंदर वाला कोर है ना, रिम, ठीक है, इस पूरे को अंदर बिठा दिया जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। फिर वो जब वो जो गर्म रेड हॉट ये जो ऊपर वाला कड़ा है ना, जो रिंग है, ठीक है, बेसिकली ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ठंडा कूल डाउन होता रहता है ये कंट्रैक्ट होता रहता है। तो कंट्रैक्ट होकर ये इतना टाइटली इसके ऊपर स्क्वीज हो जाता है, ठीक है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आता है इतना टाइटली हो जाता है कि ये फिर उतरता नहीं है, दोबारा गर्म करके उतरता है, ये वैसे नहीं उतरता। तो बाहर वाली सरफेस हल्की सी हार्ड रखी जाती है इस वजह से, ताकि वियर एंड टीयर से बचा जा सके। ब्रेक्स लगती हैं, स्लिपिंग होती है, सारा कुछ होता है, तो वियर लाइफ उसकी मतलब ख़राब ना हो। और अगर कभी कोई आउटर सरफेस में कोई मसला भी हो जाए तो बजाय के पूरा व्हील चेंज करने के, वो मतलब बजाय के पूरा व्हील का मटेरियल ज़ाया करने के, वो जस्ट रिंग जो है ना उसको अपडेट कर देते हैं, नया लगा देते हैं। तो मतलब कहने का था ये एक एग्जांपल है फटीग की, जिसमें मुसलसल हर पॉइंट के ऊपर कंप्रेशन होती है और फिर जैसे ही वो रिलीज होता है फिर वो कंप्रेशन हट जाती है, और उस वजह से ये साइक्लिक लोडिंग हमें देखने को मिलती है। ये वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। So this also is a case of fluctuating stress. It may fail due to fatigue, if we do not design it properly. Same is the case with gear pair. Here contact stress arises at mating point. Now, the most important part in fatigue analysis. Relationship between stress amplitude and number of cycles it can execute before it fails. What will happen as stress amplitude decreases? Yes, you are right. As stress amplitude decreases, number of cycles required for failure increases. Anyway, we will analyze this trend more systematically. We will draw number of cycles in x-axis, stress amplitude and y-axis, both in logarithmic scale. Let's start with the maximum stress a material can withstand, its ultimate stress. So this will happen, as you increase the stress, even before completing one cycle, the material will get broken. So this will be the corresponding point in SN graph. If you decrease the stress amplitude, it will execute more number of cycles before it fails. Decreasing stress even further, it will be able to execute even more number of cycles. So this will follow a trend like this. But not forever. You can see after particular stress amplitude, even with slight decrease in stress, number of cycles required to make it fail increases drastically. Or in short, if you have stress amplitude below this limit, number of cycles to make it fail jumps to infinity. Or material never fails after this limit. This limit is known as endurance limit. Below endurance limit it is safe to operate the material. Engineers always try to design their components by keeping stress amplitude below endurance limit. You can see that endurance limit is way below ultimate stress value. It is a good approximation to consider these two regions as linear. But here we had a case of complete stress reversal, where stress mean value was 0. What will be the maximum stress limit for this case? Where stress reversal does not happen. It has got a mean value and amplitude. For this purpose we have to use something called the Goodman diagram. In a Goodman diagram, mean value of stress is drawn on x-axis. Amplitude of stress is drawn on y-axis. When mean value is 0, we know safe stress limit is same as endurance limit. When amplitude of stress is 0, it is same as a static loading condition. So safe limit for tension is ultimate tensile stress at tension, and safe limit for compression is ultimate tensile stress for compression.
According to Goodman analysis, safe stress amplitude limits for all other cases lie on straight lines connecting these points. So for a particular stress mean value, we can find what's the maximum allowable safe stress limit from this diagram. It will be here. Similar analysis can be done considering safe limit of amplitude zero condition as yield strength of material. This is known as Soberberg diagram. Generally, Goodman analysis is the most preferred one. To learn more on fatigue failure, check the second video. Thank you. तो ये गुडमैन के बाद हमने बेसिकली सोडरबर्ग और इसके अलावा हमने तीसरी भी देखी थी कर्वीलिनियर पाथ में जो चीज़ मूव करती है, ठीक है, गर्बर अप्रोच, ठीक है, उस पर भी हमने डिस्कशन की थी। अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली एक अपनी एग्जांपल की तरफ, जो मैंने आपको बोला था। This is इसमें हम ना एमसिस का ये सॉफ्टवेयर लेट्स सपोज ओपन किया गया। मैं हरगिज़ भी आप ना तो फोकस करें कि ये सॉफ्टवेयर कैसे रन करना है, कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को आप बिल्कुल छोड़ दें। अभी मैं बताने का मकसद जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये है कि हम कोई एक कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है, एक कंपोनेंट जैसा कि इधर ये इंपोर्ट कर रहा है एक डायग्राम, ठीक है, अभी ये इंपोर्ट होगी और ये एक कंपोनेंट है, लेट्स सपोज एक शीट है जिसके दरमियान में एक होल है, ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टील की ये बनी हुई है प्लेट और दरमियान में एक होल है। इसकी साइड पे हम बेसिकली लगाना चाहते हैं कोई फोर्सेस लगाएंगे, मतलब इसकी इस साइड पे और इस साइड पे साइक्लिक फोर्सेस लगाएंगे, साइक्लिक लोड लगाएंगे और हम चेक करेंगे और मटेरियल भी बताएंगे कौन सा है। तो हम चेक करेंगे कि उस साइक्लिक लोड के नतीजे में, साइक्लिक इनपुट लोड के नतीजे में इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जनरेट होता है। ऑब्वियसली जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो भी कांस्टेंट नहीं होगा, वो भी साइक्लिक होगा, या टेंशन या कंप्रेशन वट एवर, और मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ उसका स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम टेंसाइल साइक्लिक लोड लगाते हैं तो ये वाला जो मटेरियल इतना ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कम हमें साइक्लिक स्ट्रेस मिले, ठीक है, यहाँ पे कम मिले, यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे हो सकता है ज़्यादा मिले। और हमारी सिंपल एनालॉजी भी यही कहती है कि ये हिस्सा ज़्यादा क्रिटिकल है फेल होने में, ठीक है। जैसे अगर हम इसको टेंसाइल लोड, जस्ट टेंसाइल लोड लगाएं, साइक्लिक लोड ना लगाएं और उसको खींचने की कोशिश, खींच कर तोड़ने की कोशिश करें, तो ये ऑब्वियसली इन दो हिस्सों से, इन दो फेसेस से टूटेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी इस शीट के, ठीक है। तो हम इसके ऊपर वो लोड लगाएंगे, वो लोड इस सॉफ्टवेयर के ऊपर बेसिकली कैसे लगेगा, साइक्लिक कितने हर्ट्ज डिफाइन करेगा, हल्का फुल्का सा मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि वो चीज़ लगानी है। लेकिन आप इस वीडियो को, इस एग्जांपल को सॉफ्टवेयर सीखने के लिए भी जहन में ना रखें कि आपने वो सॉफ्टवेयर ये वाला आज सीखना है। ये हम अगले कोर्स में जब जाएंगे मशीन डिज़ाइन में स्टार्ट करेंगे तो हम इन सॉफ्टवेयर को बड़ी डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर अपने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे रूटीन लाइफ के। जैसे आपने अपनी अभी सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो मैंने आपको क्लास में दिया था, जो कि हो तो नहीं सका, लेकिन उसका भी कोई सेकंड सेशन के बाद कोई हल निकालते हैं, कोई थोड़ा बहुत कुछ करने की इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। तो वो प्रोजेक्ट जो है ना वो सॉफ्टवेयर के ऊपर भी इजीली हो जाते हैं, ठीक है, तो वो सॉल्व हो जाते हैं, हमें रिजल्ट भी मिल जाते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें ये भी हमने इस जो ये बना हुआ ना मॉडल, इस मॉडल को या इस शेप को बनाना बेसिकली मॉडलिंग कहलाता है। हमने एक इसकी ज्योमेट्री, सॉफ्टवेयर के अंदर ज्योमेट्री जो है ना इंपोर्ट कर ली है, इसलिए टिक का निशान लगा हुआ है कि वो आ गई है। मॉडलिंग सॉफ्टवेयर कोई जो आपके पास था प्रो ही था या सॉलिड एज था, सॉलिड वर्क्स है, ठीक है, और काफ़ी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर वहाँ पे से हमने बनाई और यहाँ पर हमने इस एनालिसिस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर ली ताकि हम इसके ऊपर फोर्सेस लगाकर एनालिसिस कर सकें, ठीक है। जो काम हम इक्वेशन से करते हैं वो काम हम यहाँ पर करना चाहते हैं, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर वो इक्वेशन सॉल्व करके तो हमें रिजल्ट बताए। तो आगे चलते हैं।
ये सॉफ्टवेयर का बेसिकली स्टैटिक स्ट्रक्चर मैकेनिकल है, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले बेसिकली मैशिंग करनी होती है कि ये जितना भी बेसिकली कंपोनेंट है ये कुछ हिस्सों में डिवाइड हो जाए, ठीक है। वो उसकी मैशिंग की मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटा सा बस आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। तो यहाँ से थोड़ा कर ही लेते हैं, हल्का सा आइडिया बस आपको दे देता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक वर्क पीस है इस तरह का, ठीक है। अगर और दरमियान में लेट्स पे उसको छोटा सा होल ही कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई इसके ऊपर हमने कोई कंप्रेसिव फोर्स लगाई है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेस जनरेट होंगी, ठीक है। अब मुझे बताएं इस हिस्से में स्ट्रेस और इस हिस्से में स्ट्रेस कितनी होगी। ऑलमोस्ट आप कहेंगे तकरीबन बराबर ही होगी, ठीक है, दोनों की सेम लोकेशन है। अब मुझे ये बताएं कि ये फोर्स जो पॉइंट लोड लग रहा है ये यहाँ पे पड़े हुए दो एटम्स या मॉलिक्यूल को ज़्यादा प्रेस कर रहा है या इस कॉर्नर में पड़े हुए दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा प्रेस कर रहा है। तो बेसिकली ज़्यादा फोर्स लोकलाइज तो इन दो एटम्स मॉलिक्यूल्स पे ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स आएगी, जिसके नतीजे में वो दोनों एटम्स मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रिपेल करेंगे। वो जो रिपल्शन फोर्स होती है वो बेसिकली उन्हीं की स्ट्रेस होती है, ठीक है, कि वो उन्होंने इतना रिएक्शन शो किया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इतने हिस्से में स्ट्रेस इस हिस्से से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि चाहे हम स्ट्रेस लगाने के लिए स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये फार्मूला लगाते हैं, लेकिन ये फार्मूला पूरे के ऊपर हम बॉडी के ऊपर लगा के एक ही वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, लेकिन एक वैल्यू इसकी नहीं निकल सकती। वो इस वजह से क्योंकि जैसे जैसे बॉडीज़ की शेप कम्प्लेक्स होती जाती हैं वैसे वैसे और बॉडी की शेप भी हो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की नेचर भी डिफरेंट होती जाती है, वैसे वैसे बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस की फील्ड है या स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो भी डिफरेंट होती रहती है, ठीक है। तो अभी हमें बेसिकली ये करना चाहिए कि हम मतलब इस जगह पे स्ट्रेस ज़्यादा है, ठीक है, दरमियान में साइड्स पे कम है, तो हम बेसिकली बजाय कि ये वाला फार्मूला पूरे के पूरे इस बॉडी के ऊपर लगाएं, हम ऐसा कर लेते हैं कि इस बॉडी को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और ये 9 पार्ट्स में लेट्स सपोज डिवाइड कर लिया। तो हम इस पार्ट के लिए ये दरमियान वाला जो पहला पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट के लिए एक दफ़ा फार्मूला अलहदा लगा लेंगे, ठीक है, और जितनी फोर्स इसके ऊपर लग रही है और जितना एरिया है, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रही है, साइड वालों पे फोर्स कम लग रही है, वहाँ पे स्ट्रेस कम आएगी, ठीक है। तो जितनी फोर्स यहाँ पे लग रही है उसके अकॉर्डिंगली एक स्ट्रेस की वैल्यू निकल आएगी। फिर इसके लिए यहाँ पर स्ट्रेस 2 हमें निकल आएगी, ठीक है। स्ट्रेस 2 हमें जो निकलेगी ना वो F2 डिवाइडेड बाय एरिया निकल आएगा, जो भी इसका एरिया होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिफरेंट फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से स्ट्रेस भी डिफरेंट निकलती है। तो डिफरेंट और हमारा डिज़ाइन में तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट ही यही है कि किस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा आ जाती है और आया कि वो पॉइंट पर स्ट्रेस ज़्यादा होने से वो फेलियर की तरफ ना चला जाए, वो वाला पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो अल्टीमेट से ज़्यादा ना हो जाए या यील्ड से ज़्यादा ना हो या फटीग के केस में वो एंड्योरेंस लिमिट से ज़्यादा ना हो जाए और फेल ना हो जाए हमारी चीज़, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट्स जो होते हैं ना वो क्रिटिकल होते हैं। तो इस वजह से हम अपने पार्ट को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें प्रिसाइजली एक अच्छा रिजल्ट मिल सके कि कौन से हिस्से में कितना है। अब आप खुद बताएं कि अगर ये 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो इसका ये वाला जो पहला पार्ट है ये जिसमें हमने किया है कि इसमें इतनी स्ट्रेस होगी, तो इसमें भी एक ही वैल्यू निकलेगी ना स्ट्रेस की, लेकिन इसका ये पॉइंट में स्ट्रेस
और इसके इस कॉर्नर में स्ट्रेस भी डिफरेंट है। तो इसको फर्दर भी हम डिवाइड कर सकते हैं कोई 4 हिस्सों में, या लेट्स सपोज 16 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह फर्दर हर बॉक्स को 16 बॉक्सेस में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह ये होगा कि हर छोटे छोटे जो बॉक्स बनाया है ना, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमें स्ट्रेसेस मिलेंगी। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को, ये जो हमने कटिंग की है ना, बेसिकली डिवीजन की है, इसको बेसिकली मैशिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब और मैशिंग बेसिकली ना इन डिवीजन्स करने को उस सॉफ्टवेयर के ऊपर बाद में इनको सिंक्रोनाइज करने के अमल को बेसिकली ये मैशिंग बोला जाता है। ठीक है, फिर हम अपनी थ्योरीज या जो भी हमारी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं स्ट्रेस से रिलेटेड, वो सारी की सारी हर बेसिकली वो हर बॉक्स एक अलहदा प्रॉब्लम के तौर पे कंप्यूटर वो उसको डील करता है। हर बॉक्स का अलहदा अलहदा रिजल्ट निकालता है और हर बॉक्स के ऊपर अलहदा स्ट्रेस की वैल्यू और डिफॉर्मेशन की वैल्यू निकाल के हमें बताता है। तो जितने ज़्यादा बॉक्स होंगे उतना ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा बॉक्स होंगे लेकिन उसकी वजह से उतने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मतलब क्वेश्चंस उतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर को सॉल्व करने पड़ेंगे। हम तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करें तो पेज एक दो भर जाते हैं। तो अभी ये देखें, जो इस यहाँ पर एक कंपोनेंट के अंदर इतने ज़्यादा छोटे छोटे बॉक्स बनाए गए हैं, ये सॉफ्टवेयर हर बॉक्स के अंदर फोर्स लगा के तो और एरिया के अकॉर्डिंगली हमें स्ट्रेस की वैल्यू बताएगा बेसिकली। ठीक है, तो लेकिन इस बॉक्स के चारों कोनों में मुख्तलिफ स्ट्रेस भी हो सकती है। अगर वो चारों कोनों में देखना है तो इस बॉक्स को फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा, और भी प्रिसाइज रिजल्ट, ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ में और भी ज़्यादा। अगर लेट्स सपोज ये 200 पार्ट्स हैं तो 2000 भी बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है, 20,000 मुख्तलिफ बनाने पड़ सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये अभी आपको करके दिखाएगा कि थोड़ी सी ज़्यादा मैशिंग तो थोड़ी सी ज़्यादा इसको हम मैशिंग करते हैं। ठीक है, ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड, ये देखें अब ये हज़ारों छोटे पार्टिकल्स बन गए हैं। अब इतनी ज़्यादा इक्वेशंस हैं, अब कंप्यूटर को इतनी ज़्यादा इक्वेशंस, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी उतनी ज़्यादा वो टाइम लगाएगा सॉल्व करने में। वो बहुत सारे केसेस में बहुत कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे थोड़ा सा आपने आइडिया उसमें भी देखा है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में कितनी लंबी लंबी इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं। ठीक है, तो एक बॉक्स के ऊपर वो पूरी लंबी लंबी डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर सॉल्व करनी पड़े तो कितना लंबा काम है। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि हफ्ता दो हफ्ते, दो महीने आपके सुपर कंप्यूटर्स भी चलते रहते हैं और सॉल्व करते रहते हैं। ऐसी लंबी लंबी इक्वेशंस भी आ जाती हैं। तो ये बेसिकली मैशिंग कहलाता है। लेट्स सपोज हम मैशिंग की स्टेज से गुजर गए, हम आगे आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी स्टेप्स हैं, ये इनको रिफाइनमेंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो बस बताता हूँ। एक मैशिंग मैंने अभी आपको बताई कि हमें ज़्यादा क्रिटिकल है कि इस सर्कल के करीब जो है ना बस मैशिंग हम ज़्यादा कर लें, बाकी साइड्स पे हम मैशिंग वीक भी रखें क्योंकि वहाँ पर मिलता जुलता रिजल्ट्स हैं। ठीक है, सर्कल के करीब जो है ना हमें ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएं कि कहाँ पर कितनी स्ट्रेस आ रही है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ये हमने मैशिंग कर ली। अब इसकी जो है ना हम लोड अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फटीग एनालिसिस इंसर्ट किया तो हमने वो देखा यहाँ पर एक टूल में ना फटीग टूल ऐड कर दिया। फटीग टूल के मतलब साइक्लिक लोडिंग है। ठीक है, वो साइक्लिक लोडिंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड फुली रिवर्स जो है ना साइकिल्स हैं। अब इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़, मतलब फॉर एग्जांपल आप मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने एसएम कर्व का मतलब एंड्योरेंस लिमिट के ऊपर रहते हुए चीज़ को डिज़ाइन करना है, या गुडमैन कर्व जो हमारी थी उसके ऊपर डिज़ाइन करना है, या सोडरबर्ग पे ऊपर करना है, या गर्बर के ऊपर करना है। आप वो कोई भी जो है ना मॉडल एक चूज़ कर लें, उसके लिहाज से जो है ना हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारी वो लाइफ क्या होगी। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं।
तो इसी तरह हम हमने एक फटीग टूल के अंदर इंसर्ट और सेफ्टी फैक्टर भी ऐड कर दिया, ठीक है। सेफ्टी फैक्टर एक चीज़ ऐड कर दी। सेफ्टी फैक्टर के बाद हमने लोड्स लगाया। अब साइक्लिक लोड लगाने की बारी है, ठीक है। अब लोड्स, ठीक है, फोर्स ऐड किया यहाँ पर, ठीक है। इसी के अंदर फटीग टूल के अंदर, फटीग टूल के अंदर अगर हम ये फोर्स ऐड करते हैं, ये यहाँ पर हमने फोर्स लगा दी और साथ यूनिट मीट्रिक वगैरह, मतलब जो भी यूनिट्स है इसके पर्टिकुलर, वो उसको वो कर दिया। और इसी तरह इसको लोड को टोटल डिफाइन कर दिया कि इतना हमने लोड लगाया है, ठीक है। 1 × 10⁵ न्यूटन्स, ठीक है। 1,00,000 न्यूटन्स जो है ना वो हमने लोड लगा दिया। ये मैग्नीट्यूड डिफाइन कर दिया उसका लोड का भी, दूसरी तरफ भी हमने कर दिया, दोनों साइड्स पे। और हमने इस सॉफ्टवेयर को ये भी बता दिया कि हमें रिजल्ट्स सॉल्यूशन से रिलेटेड जो है ना वो कौन कौन से चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में वो बताया था उसे कि हमें फटीग से रिलेटेड, मतलब फटीग टूल से रिलेटेड लाइफ चाहिए, फटीग टूल से रिलेटेड इसकी सेफ्टी फैक्टर भी हमें बताओ कि वो क्या निकल रहा है। तो और फिर इसके बाद टोटल डिफॉर्मेशन भी बतानी है कि डिफॉर्मेशन इसके अंदर वो कितनी जनरेट हो रही है, इतनी साइक्लिक लोड जो लगाया है उसके नतीजे में। फिर एक्विलेंट स्ट्रेस जो होती है वो भी हमें बतानी है, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस और एक्विलेंट स्ट्रेस थोड़ी सी मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप समझ लें कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस होती है, ठीक है। तो वो एक्विलेंट स्ट्रेस जो है वो हमने निकाल ली, वो भी उसे कहा सॉफ्टवेयर के, ये भी हमें कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। स्ट्रेस एनालिसिस टाइप, स्ट्रेस लाइफ वगैरह, ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर को हमने बताया कि फोर्स राइट साइड पे इतनी, लेफ्ट साइड पे इतनी, और सोल्यूशन हमें लाइफ बतानी है, सेफ्टी फैक्टर बताने हैं, टोटल डिफॉर्मेशन बतानी है, और प्रिंसिपल या एक्विलेंट स्ट्रेस बतानी है, और एक गुडमैन जो कर्व है ना ये हमने सेलेक्ट कर ली इधर, ठीक है। मीन स्ट्रेस थ्योरी कौन सी, गुडमैन थ्योरी। लेट्स सपोज हम गुडमैन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ना वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं। उसके मटेरियल ओपन किया, इसी मटेरियल अब डिफ़ाइन करना बेसिकली वो कहाँ कैसे होता है, कैसे नहीं होता, ये चीज़ें सारी जो है ना हम इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर को डिटेल में करते हुए करेंगे। अभी सिर्फ ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर मटेरियल की अपनी एक एसएन कर्व होती है, ठीक है, कांस्टेंट, वो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें जो भी इसकी मटेरियल है, लेट्स सपोज स्ट्रक्चरल स्टील है, ठीक है। स्ट्रक्चर स्टील को जैसे ही हम अल्टरनेटिव स्ट्रेस, मीन स्ट्रेस, तो ये देखेंगे ना, इसको खोलेंगे तो इसमें वो देखें आप, ये हमें जो है ना एम्पलीट्यूड और ये नंबर ऑफ साइकिल्स, हर स्ट्रक्चरल स्टील जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसका डेटा या उसकी इंफॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर के पास है, ठीक है, कि ये इस मटेरियल की एक एसएन कर्व है, जो कि आप गूगल करेंगे आपको ये मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 8.2 ऑलमोस्ट 82 या 86.2, सॉरी 86.2 मेगा पास्कल के करीब जाके ना ये एंड्योरेंस लिमिट आ रही है, ठीक है। ये वाली एंड्योरेंस लिमिट का आपको पता है, जहाँ पे लाइफ इसकी जो ना हॉरिजॉन्टल हो जाती है, तो 86.2 मेगा पास्कल के करीब इसकी एंड्योरेंस लिमिट आ रही है। इसको ज़रा जहन में रखिएगा इस पर्टिकुलर मटीरियल के लिए, और फिर आगे चलते हैं। और हमें पता है कि ये मटीरियल फेल नहीं होगा अगर अप्लाइड साइक्लिक लोड की वजह से अंदर हमारे जो बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होनी है ना वो 86.2 मेगा पास्कल से अगर कम रहती है हर किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, तो फिर वो पार्ट जो है ना सेफ रहेगा। अगर उस पार्ट के किसी भी पॉइंट के अंदर 86.2 मेगा पास्कल से ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी तो वो पार्ट वहाँ से, उस पर्टिकुलर जगह से
फेल हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। 86.2 मेगा पास्कल। और आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो इसको हम करते हुए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक मतलब जो इसका सोल्यूशन आया उससे पहले मैं आपको एक चीज़, मतलब इसको मैंने एनालिसिस को ज़रा पॉज किया है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास एक ये स्पेसिमेन बना हुआ है ना, एक शेप बनी हुई है, आप ऐसा करें आलमोस्ट इस तरह का रेक्टेंगुलर एक पेज लें बड़ा सा, उसमें इसी तरह का एक सुराख करें। ठीक है, उसमें एक सुराख करें और एक पेज ये लंबा सा ना पेज पकड़िएगा। फिर उसके बाद उसकी पेज की ना इन साइड्स के ऊपर ही, ठीक है, पेज की इन साइड्स के ऊपर फोर्स लगाएं, टेंसाइल फोर्स, या उसको छोटे से एम्पलीट्यूड के साथ साइक्लिक लोडिंग उसके ऊपर लगाना शुरू करें। ठीक है, तो साइक्लिक लोडिंग लगाएंगे तो आपका ठीक है, आप देखेंगे, खुद देखेंगे कि वो पेज जो है ना, वो इस जगह से यहाँ पर इसमें सबसे पहले एक क्रैक आएगा। ठीक है, उसकी इस जगह पे जहाँ पे मैंने क्रैक बनाया ना, ठीक है, ये जो क्रैक बनाया यहाँ पर क्रैक्स आएंगे, एक इस जगह पे एक इस जगह पे। हल्का हल्का आप जो है ना इसको करने की कोशिश करें। आप खुद इसको ना एग्जांपल अपने हाथ में एक पेज लें, इस तरह का एक गोल सा प्रॉपर आप सुराख काट लें, चाहे प्रॉपर काट लें किसी भी राउंड चीज़ से या किसी राउंड कैप से, घर में बोतल जार या किसी का भी बड़ा सा ढक्कन है, आप उसको काट लें। उसके बाद यहाँ पर जो है ना साइक्लिक लोड आप राइट लेफ्ट जो है ना उसको करना शुरू करें, हल्का 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 हल्का, ज़्यादा ना कीजिएगा कि वन गो में ना ये पेज फटे। ठीक है, तो हल्का हल्का करेंगे। पहले आप देखेंगे कि वहाँ पर एक ये जनरेट होगा, क्रैक जनरेट होगा, उसके बाद ये पेज जो है ना आपका यहाँ से फट जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्रैक प्रोपेगेट होकर ना ये दो पीसेस बचेंगे, एग्जैक्टली इस जगह से होगा। ठीक है, तो ये वैसे भी चीज़ समझ में आती है कि ये यहाँ से चीज़ होगी, और एक्सपेरिमेंट भी आप करके देख लेंगे। लेकिन इसके साथ अब हम इस जो चीज़ हमने सॉल्व की है ना सॉफ्टवेयर के ऊपर, हम इसको ज़रा चेक करते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है। रिजल्ट हमने उसे कहा था हमें लाइफ भी इसकी बताओ, अगर ये लाइफ है तो। वो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो फोर्स हमने लगाई थी उसके नतीजे में किन किन पॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस देखने को मिल रही है, या किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस है और वो कितनी है, आया कि वो एंड्योरेंस लिमिट से ज़्यादा है या कम है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल हमने वो बात की थी कि ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, और हमारा ये एंड्योरेंस लिमिट है सिग्मा ई। ठीक है, तो अगर और सिग्मा ई जो है हमारी है ना, वो उसकी वैल्यू है 86.2 मेगा पास्कल। ठीक है, तो 86.2 है ये हमारे पास एंड्योरेंस लिमिट। तो आया कि इसके किसी पॉइंट के ऊपर 86.2 मेगा पास्कल से ज़्यादा कहीं वो जनरेटेड स्ट्रेस तो नहीं आ गई। ठीक है, सबसे पहले तो ये चेक करना है। लेकिन अगर कोई आप में से ज़रा वैसे बताएं, मतलब खुद ही सोच लो आप कि इसके किस पॉइंट में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होगी। अभी हमने बात की है कि यहाँ पर बेसिकली क्रैक जनरेट होगा। क्रैक अगर जनरेट होता है तो इसका मतलब है वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आई थी, तो चीज़ फेल होना स्टार्ट हुई है वहाँ से। इसका मतलब है इन दो पॉइंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आएगी। तो अगर तो इस सॉफ्टवेयर में अप्लाइड फोर्स के नतीजे में वहाँ पर भी क्रैक आ जाता है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस 86.2 मेगापास्कल से ज़्यादा हो गई है। और वो कितनी हुई है, अगर तो क्रैक आता है तो वो भी देख लेंगे, अगर नहीं आता तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम ज़रा चलते हैं, इसको देखते हैं।
इसके रिजल्ट्स को। सबसे पहले स्ट्रेस को देखें, ठीक है, सॉरी टोटल डिफॉर्मेशन को देखते हैं। सबसे पहले ये टोटल डिफॉर्मेशन दिखाई है, फिर एक्यूरेंट स्ट्रेस दिखाई है। टोटल डिफॉर्मेशन जो है ना वो बता रहा है कि साइड्स जो है ना काफ़ी अलोंगेट हो रही हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो 0.08 मिलीमीटर ऊपर यूनिट है, 0.08 मिलीमीटर, ये साइड्स जो है ना सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो रही है हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर ये जो ब्लू रीजन में सबसे कम डिफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो साइड्स पर लेकिन ज़्यादा आ रही है डिफॉर्मेशन, तो क्योंकि वो टेंसाइल में है ना, तो उस वजह से वो ज़्यादा अलोंगेट हो रही है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रेस कितनी आ रही है और कहाँ पर आ रही है। आप ये देखें कि मैक्सिमम स्ट्रेस की जो पूरे रीजन्स में, पूरे कंपोनेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस आ रही है ना वो 108.06 मेगा पास्कल, ठीक है, ये यूनिट भी लिखा हुआ है। ये इतनी स्ट्रेस आ रही है और वो रेड कलर में इधर शो किया है, रेड पॉइंट इन जगहों पर है, ये देखिए ऊपर और नीचे। तो आपने अपने हाथ में जो पेज पकड़ा है और एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, तो आप देखें कि यहीं पे क्रैक जनरेट हो रहा है और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस भी यहीं पर आ रही है। और लकीली जो अप्लाइड फोर्स रखी गई थी साइक्लिक लोड, उसके नतीजे में जो जनरेट होने वाला स्ट्रेस है वो इन पॉइंट्स पर, सही पॉइंट्स पर ही आया है। और वो लकीली एंड्यूरेंस लिमिट से थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड्यूरेंस लिमिट 86.2 मेगा पास्कल थी, ये 108.06 मेगा पास्कल है। इसका मतलब है वो ऑलमोस्ट इस पॉइंट पर आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट बेसिकली कुछ साइकिल्स के बाद फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बेसिकली था ना वो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ना 108 मेगा पास्कल, ठीक है, 108 मेगा पास्कल। और ये जितनी, अगर इतनी स्ट्रेस है तो इसके नतीजे में इसके कोई जो साइकिल्स है ना वो भी डिफाइन होंगे, ठीक है। वो 10⁴ है, 10⁵ है, जितने नंबर ऑफ साइकिल्स हैं इसके अकॉर्डिंगली बनेंगे। तो और हमने इसको कहा था हमें लाइफ भी बताए, वो लाइफ भी देख लेते हैं कि इसने कितनी निकाली हुई है, ठीक है। स्ट्रेस का हमने देख लिया कि स्ट्रेस यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर आ रही है और यहीं पे इसके इतने साइकिल्स के बाद क्रैक तो पहले बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ इतने साइकिल्स के बाद वो फेल हो जाता है, ठीक है। ये वाले इतने साइकिल जो निकलेंगे इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हम ज़रा उस पर भी आते हैं, ठीक है। हमने स्ट्रेस को चेक कर लिया, अब हम लाइफ पे आए। तो लाइफ पे ये देखें जो इसकी मिनिमम लाइफ है ना वो 2.6 इंटू 10⁵ साइकिल्स है, ठीक है। 2.6 इंटू 10⁵, ठीक है, ऑलमोस्ट 2.6 लैक्स साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स के बाद ये कंपोनेंट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये लाइफ भी मिल गई। इसी तरह हम फटीग से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है ना, डिफरेंट और रिजल्ट्स भी कोई चेक कर सकते हैं। तो आज हमारा जो इस एग्जाम्पल को देखने का मकसद था ना वो यही था कि किस तरह फटीग के प्रॉब्लम्स को या फटीग की चीज़ों को वो हम जो है ना वो बेसिकली सॉल्व करते हैं या चेक करते हैं कि वो मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ डिज़ाइन की फटीग के अगेंस्ट, ठीक है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले बाकायदा हम जो है ना एक्चुअल लाइफ का लोड, जो इसके ऊपर लोड लगना है उसको भी लगा लेते हैं, जो हर्ट्स लगने हैं, साइकिल्स लगने हैं वो भी लगा लेते हैं और सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक कर लेते हैं ये कहीं से फेल तो नहीं हो रहा। तो अगर फेल हो रहा है तो हम अपनी जो प्रोडक्शन है ना उसको स्टार्ट ही नहीं करते, फिर हम डिज़ाइन को रिवाइज करते हैं। तो ये बेसिकली सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स ये हमारे डिज़ाइन को चेक, सबसे पहले हम जो है ना वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर से ही निकालते हैं। फिर जो वैल्यूज़ निकलती हैं उनको फिर बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर पे या उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर रूटीन लाइफ की जो हमारी पैरामीटर्स हैं
जितनी बाउंड्री कंडीशंस है ना, मतलब फोर्सेस, टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर्स, डिफरेंट लिमिटेशन सारी लगाकर फिर इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर दोबारा चेक भी कर लेते हैं कि अब एक्चुअली इसके अंदर आ कितना रहा है। अगर यहीं पे मसला नज़र आ जाए फिर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवाते, फिर हम डिज़ाइन रिवाइज करते हैं। तो ये साइक्लिक लोडिंग के नतीजे में हम थोड़ा सा एक ये ट्यूटोरियल था कि किस तरह हमें चीज़ों को चेक करना होता है, इसके अंदर पैदा होने वाली स्ट्रेसेस को और इनकी लाइफ को, ठीक है, इसके अंदर आने वाली डिफॉर्मेशन को। तो होपफुली हमारा फटीक से रिलेटेड काफ़ी हद तक चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि सुबह जब आपका लेक्चर है तो आप इस चीज़ को ज़रा इस लेक्चर को अच्छी तरह देखें और आप के पास जो भी क्वेश्चन आए उसको आप लिख लें, और लिखने के बाद जो है ना आप ऑनलाइन सेशन हमारा जो टाइमिंग पे है उसमें हम जो है ना ऑनलाइन होंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ना उसी में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें और दुआ में याद रखें। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।